हाय, आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में आज अपने को पता चलेगा ये सारी चीज़ें क्या है। लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ एक मोटिवेशन कर लेते हैं। क्या होता है लाइफ में, आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे, नहीं करोगे, उससे रिलेटेड एक कैरेक्टर है जिसका नाम है योडा। अब अगर आप स्टार वॉर्स देखे हो तो ये एक बहुत बड़ा जेडाई कैरेक्टर है। कौन सा? जेडाई। और ये सारे बहुत पावरफुल लोग होते हैं। अब इसका एक कोट है जो मेरे से बहुत रेजोनेट किया था, उस वो क्या है? डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप किसी काम को करेंगे या किसी काम को नहीं करेंगे, बीच में ट्राई नहीं कर सकते। ट्राई करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपके लाइफ में होता है कि आपको कोई काम दिया गया या कुछ बोला गया कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बोला जाएगा कि इतना परसेंट लाओ, इतना पढ़ो, इतना नहीं पढ़ो, इतना नंबर लेके आओ, तो आप क्या बोलते हो? अक्सर ट्राई करेंगे। हमें ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए? इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ग्लास, अगर पानी का ग्लास हो या पानी का बॉटल हो, अगर आपको मैं बोलूँ आप उसको पिक करने का ट्राई करो, उठाने का ट्राई करो, तो आप कैसे ट्राई करोगे? खुद सोच के देखो। या तो आप बॉटल को उठाओगे या बॉटल को नहीं उठाओगे, दो ही चीज़ होगी। ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में भी होता है, या तो हम किसी चीज़ को करते हैं या नहीं करते। ट्राई वर्ड का मतलब होता है कि आप मान के चलते हो कि ये मेरे से होने वाला नहीं है, लेकिन ट्राई हम बोल देते हैं ताकि खुद को अच्छा फील किया कि चलो ठीक है, कोशिश तो की। तो इस नाम से कोशिश वाला चीज़ नहीं है। या तो आप किसी काम को करिए या मत करिए। ये इस कैरेक्टर का है। अच्छा लगे तो फॉलो करिए, बाकी आपकी मर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइबिंग पोजीशन। किसी भी चीज़ का फिजिकल वर्ल्ड में हमको अगर पोजीशन बताना है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठे हो और कोई टीचर है, किसी स्टूडेंट को बोलना है और उसको नाम नहीं पता है, तो वो कैसे डिस्क्राइब करेगा? अब वो जहाँ पर खड़ी हैं वहाँ से बताएंगे कि सेकेंड रो, फर्स्ट बेंच, उसमें भी लेफ्ट साइड वाला, या अगर लड़की है तो जेंडर बताएंगे। ऐसे करके आप डिस्क्राइब करते हो किसी एक पर्टिकुलर का पोजीशन। ठीक है। अब जैसे ये भी देख सकते हो, किसी का पोजीशन बताने के लिए आप बेड पे लेटे हो, ऊपर छत में आपकी छिपकली घूम रही है, लेकिन आपको डर एक पॉइंट पे लगता है और एक पॉइंट में डर नहीं लगता है। किस पॉइंट में डर लगेगा? जब एग्जैक्ट आपके ऊपर है, मतलब कि आप उससे पोजीशन कैलकुलेट कर लिए हो कि वो आपके मुंह पे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अगर वो दूर है और वो भी छत में ही है, लेकिन आपका पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगा कि वो कहीं पर भी गिरे, मेरे ऊपर नहीं गिरेगी। तो उस आप क्या कर रहे हो? पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे हो। किसको देख के? खुद को देख के। तो जो आप खुद हो, जहां से वो छिपकली का पोजीशन कैलकुलेट हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है? आप खुद क्या हो जा रहे हो? रेफरेंस पॉइंट हो जा रहे हो। ठीक है। तो इसी में पहला पॉइंट है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वी नीड टू डिस्क्राइब अ फिक्स्ड पॉइंट एज रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट को अपने को बताना पड़ेगा, फिक्स्ड रहेगा वो, और वो क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। The distance and direction of object with respect to reference point at an instant of time describes the position of object at that instant of time। यहाँ पर दो चीज है, पहला रेफरेंस पॉइंट, दूसरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा एक चीज यहाँ पर हमको पढ़ने को मिल रहा है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी का भी डिस्टेंस या डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि मैंने वो छिपकली वाला एग्जांपल दिया, अब वो छिपकली आपके ऊपर गिरे नहीं गिरे, ये आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो? खुद को रेफरेंस लेके, कि वो मेरे से कितना दूर है, मेरे से कितना ऊपर है, कितना पास है, नहीं है, ये आप कैलकुलेट करते हो एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम किसके बेस में कैलकुलेट करते हैं? रेफरेंस पॉइंट के। ठीक है। नोट, अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस we also specify the direction from the reference point in which the object is located। मतलब कोई भी चीज हमसे कितना दूर है, किस डायरेक्शन में, ये भी हमको बताना जरूरी है। अब if the position of object with respect to reference point changes with time, the object is said to be in motion। On the other hand, the object is said to be at rest if its position with respect to reference point does not change। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को देखो और वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? रेस्ट। ये तो सीधी सी बात है भाई, आप किसी चीज को रख दिए हो, आप कल भी आके देखोगे तो क्या होगा? वो पोजीशन उसी पोजीशन में ही रहेगा, तो वो क्या हम बोल देंगे उसको? वो रेस्ट पे। लेकिन
अगर वो टाइम के साथ साथ में अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज करने का मतलब होता है आज वो एक जगह है, कल वो किसी और जगह हो गया हो, थोड़ा ही दूर हो, 10 सेंटीमीटर ही खिसक गया हो, लेकिन वो पोजीशन चेंज हुआ हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मोशन में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो बहुत स्लो मूव करती है, बहुत सारी चीजें फास्ट, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ में, तो हम उसको बोल देंगे सीधा सीधा कि वो मोशन में। और टाइम बीतते गया लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो यहां पर हमारी दो डेफिनेशन आ जाएगी कि रेस्ट और मोशन। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। नोट्स देखते जाइए कैसे बनते जा रहा है। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विथ does not change with time। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि रेस्ट में है। और अगर मोशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time, with respect to reference point, the object is said to be in motion। मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई ना कि अगर कोई टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि वो चीज चल रही है, अगर वो चीज नहीं चल रही है तो वो रुकी हुई है। इस दो चीज का मतलब है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन होता है, क्या हर रुकी हुई चीज हमें परफेक्टली रुकी हुई है? ये एक सोचने वाली चीज है। अगर आप खुद को देखोगे तो बोलोगे हाँ मैं रुका हुआ हूँ, कोई पड़ोसी बैठा हुआ है वो भी रुका हुआ है। लेकिन अगर आप बाहर देखोगे कार, तो कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन में हम बैठे हैं तो हमको कैसा लगता है कि पेड़ जो है वो भी मूव कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ मूव नहीं कर रहे। आपके सामने ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो रुका हुआ है, लेकिन ट्रेन चल रही है। तो बाहर से अगर कोई देख रहा है तो वो भी क्या दिखेगा कि वो भी मूव कर रहा है। तो ये सोचने वाली एक बात है जिसपे आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई रेस दौड़ रहा है, कोई भी रेस है, तो हम कहाँ से करेंगे? एक स्टार्टिंग लाइन होती है, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। इस स्टार्टिंग लाइन को क्या बोल दिया जाता है? ओरिजिन। फिजिक्स में क्या आपको बोला जाएगा इस पॉइंट को? ओरिजिन। जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है उसको ओरिजिन बोलेंगे। अब ये स्टार्ट किया इन्होंने ओ पोजीशन से, यहां से स्टार्ट किया, कहां से कहां गया? 0 से बी पोजीशन में गया। द एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ओ एंड her position at 2 instant of time are marked by point B and A। तो 2 इंस्टेंट हमको पता चला, एक B में और A में, 2 पॉइंट पता चला। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट डायरेक्शन में मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट डायरेक्शन में। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। कैसा है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक, अगर राइट साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो अगर बी पोजीशन की बात करें तो हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? कोई भी आप स्केल देखोगे, स्केल से मेजर करते हो तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या होता है? 0।
वो जो जीरो है वो क्या बता रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट है, वो क्या है, ओरिजिन बता रहा है। रेफरेंस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहला पोजीशन कितना आ जा रहा है 40, दूसरा कितना आ जा रहा है 100। ये 100 बी से नहीं है, ये 100 कहाँ से है, आपका ओरिजिन से है। दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कहाँ से की जा रही है, ओरिजिन से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बी से ए के बीच में 100 है, लेकिन अगर बी से ए के बीच में हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ओरिजिन से ए का पोजीशन उसको माइनस कर देंगे ओरिजिन से बी का पोजीशन, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा बी से ए का, ठीक है। लेकिन अगर हम पीछे डायरेक्शन में कोई मूव किया, मतलब मान लो ओरिजिन से कोई पीछे 20 कदम ले लिया, अब हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, कितना उसका पोजीशन हो जाएगा, -20 मीटर। लेकिन डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है ये क्या आपको बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि निगेटिव डायरेक्शन में। To describe the motion of an object, we also need to specify its direction. For the object moving in straight line, the object can move only in one of the two direction, या तो forward या फिर backward, आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। इसीलिए आगे वाले डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया और पीछे वाले डायरेक्शन को क्या ले लिया, माइनस ले लिया। लेकिन ये दोनों पोजीशन कैलकुलेट कहाँ से की जाएगी, याद रखना है, वो इस पोजीशन से। ये पोजीशन कौन सा है, ओरिजिन। ओरिजिन ही हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं पर इसी रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन नाम दे देते हैं, कहीं पर हम इसको जीरो बोल देते हैं, कहीं पर ओरिजिन बोल देते हैं। इतना आपको आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज आप देखे होंगे, ये चीज बोल रहा है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, साइड में आपका नोट दिया हुआ है, इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड अ टाइम इंटरवल आर नॉट सेम थिंग। तो यहां पे दो टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। पहला बोल रहा है इंस्टेंट ऑफ टाइम और दूसरा चीज बोल रहा है टाइम इंटरवल। इस दोनों वर्ड का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अ सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, whereas a time interval is the time duration between two instances of time। अब इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल का मतलब होता है जब दो अलग अलग समय की हम बात करें तो उसको बोलेंगे टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्कूल वगैरह जाते होंगे तो स्कूल जाने का एक टाइम होगा और स्कूल से आने का एक टाइम होगा। फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे सुबह आप जा रहे हो और आ रहे हो वहां से कितने बजे, मान लो बोल देते हैं कि 12 बजे आ रहे हो, तो ये जो दो अलग अलग टाइम दिया गया है इसको बोला जाएगा टाइम इंटरवल। समझ आया, क्योंकि आपके पास टाइम की दो रीडिंग है, एक रीडिंग नहीं है, दो रीडिंग है। 8 बजे आप गए, 12 बजे आप आए, तो अब आपके पास हमेशा क्या बचेगा, दो टाइम बच रहा है। तो दो टाइम इंटरवल में आप दो अलग अलग टाइम में अगर आप बात कर रहे हो तो ये किसकी बात कर रहे हो, टाइम इंटरवल की। लेकिन किसी पर्टिकुलर अभी एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई आपसे आया पूछा कि अभी एग्जैक्ट टाइम पे आप क्या कर रहे हो, तो अगर आपका घड़ी में 8 बज रहा है रात के, तो 8 PM की अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्ट 8 बजे ही आप क्या कर रहे थे, तो वो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रीडिंग एक होती है, आप एक ही टाइम की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट उसी टाइम में आपने क्या किया। लेकिन टाइम इंटरवल की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा दो चीज रहेगी, इस टाइम से इस टाइम तक, 1 से 2 तक, हमेशा दो कंपैरिजन के लिए हमारे पास टाइम रहेगा, सॉरी कंपैरिजन के लिए हमारे पास रीडिंग रहेगी, दो रीडिंग रहेगी, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पे खत्म हुई। तो आप हमेशा क्या बताओगे, एक इंटरवल बता रहे हो इससे इसके बीच में। लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो एग्जैक्ट उसी मोमेंट में आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, इंस्टेंट ऑफ टाइम। आगे देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू called scalar। physical quantity which require specifying both direction and magnitude are called vector। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। वो दो टाइप क्या क्या होती है, एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना केजी आलू लेके आए आप मार्केट से, इसका मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे। फॉर एग्जांपल आपने लेके आया 5 केजी, ठीक है। तो 5 केजी में यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा एक यूनिट है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो इसमें सिर्फ बताती है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आप बोलोगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिसमें सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी गए मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, आपके रीडिंग जो स्कूटी वगैरह में जो आई, जो भी आई, वो कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर की। अब यहां पर जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज में मैंने डायरेक्शन जोड़ दिया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मान लो मैं जा रहा हूं दिल्ली, ठीक है, कहां से जा रहा हूं, फ्रॉम आगरा। तो अब ये चीज जो हो जाएगी, ये मेरी क्या आ जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी कि इस मैग्नीट्यूड से मैं किस तरफ पे मूव कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा डायरेक्शन। जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको बोला जाता है वेक्टर। जहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही बताई जाती है, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, उस चीज को हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। मास की अगर मैं बात करूं तो मास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर में, या फिर इसमें डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस कितनी है, मान लो बोल देते हैं मैंने 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर में आपको नहीं पता कहां से कहां तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर की जब भी बात करोगे तो आपका यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आ जाएगा वेट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। ये सारे क्वांटिटी आपके क्या हो जाएंगे, वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। जो मैं अभी बताया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या हो जाएगा कि कितना रेफरेंस पॉइंट से, इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से कौन सा पाथ फॉलो किया। मतलब कि अगर ओरिजिन से वो ए गया, ए से फिर वापस बी आ गया, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ए गया, ए से फिर वापस बी आ गया, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ फॉलोड होगा। तो यहां से डिस्टेंस हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल, लिख देते हैं। कितना टोटल ट्रेवल किया, उसमें नहीं फर्क पड़ता कि वो यहां गया, यहां से वापस आ गया, लेकिन उसने तो मेहनत की, वो चला। तो हमको जो भी जितना भी दूरी उसने चली है, जितना भी डिस्टेंस, जितना भी स्टेप्स उसने लिया है, वो टोटल डिस्टेंस कवर में आता है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे, कितना ट्रेवल किया, तो क्या होगा, पहले 0 से 100 गया, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 100 मीटर। उसके बाद वो कितना आ गया, 60 मीटर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब कि उसकी ट्रेवल कितनी हो गई, 160 मीटर का उसने ट्रेवलिंग किया, 160 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन में और इनिशियल पोजीशन में। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स
अपॉन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। मतलब कि वो कितना चला, कितना घूम के आया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पर खत्म कर रहा है, ये मैटर करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट में। बाकी वो कहाँ से भी कितना भी घूम फिर के आए, वी डोंट केयर। हमको क्या मतलब होना चाहिए, बस वो कहाँ पर है और कहाँ से उसने चालू किया। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 मीटर, और साथ में यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल में हम सीधे 160 मीटर लिख सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। समझ आ गया? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट between two given instant of time. A complete description of physical quantity like displacement requires specifying both direction and its numerical value. The numerical value of such physical quantity is called magnitude. तो ये आपका definition आ जाएगा magnitude का, numerical value ये तो आप लिख सकते हो। The magnitude of displacement is the distance between the object position at two instant of time. पहला instant क्या है, टाइम 0 पे, और दूसरा instant क्या है, 16 सेकेंड पे। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पेसिफाइड फ्रॉम पोजीशन एट फर्स्ट इंस्टेंट टुवर्ड द पोजीशन ऑफ सेकेंड इंस्टेंट। तो हमें सिर्फ पोजीशन से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की जाती है दो स्पेसिफिक पोजीशन में, कि फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, इनिशियल पोजीशन क्या आ रही है। टू डिस्क्राइब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिक्वायर्ड। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, उससे ज्यादा हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या होती है, दोनों की मीटर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होगी और डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें t इज इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 7, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 160 मीटर। यहाँ पर ये 100 डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर 60 मीटर पीछे आ गया, तो 100 प्लस 60 हमारा क्या आ जाएगा, 160 मीटर। ठीक है, बट हर डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर, 40 मीटर है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां तक। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का ही बस कैलकुलेट करेंगे। फाइनल पोजीशन कितना दूर है इनिशियल पोजीशन से, ये कितना है, 40 मीटर। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, कितना है, 40 मीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ 40 मीटर नहीं लिखना है, प्लस 40 मीटर लिखना है। प्लस इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि वो आपको बताता है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप स्पेसिफिक उसका डायरेक्शन बता रहे हो कि ओरिजिन के राइट साइड में, मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मैंने -40 लिख दिया मतलब कि ये इसके पीछे आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव साइन लिखना जरूरी है, डायरेक्शन मेंशन लिखना जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कब होगा, रेस्ट में है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो कब होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, स्केलर क्या होती है, और वेक्टर क्या होती है। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का ये है कि फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट टर्निंग बैक इफ इट मूव्स इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, वो ओरिजिन से स्टार्ट किया और इस पोजीशन में आके रुक गया, यहां पर आके रुक गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन एक ही है,
डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा 80 मीटर, ये हो जाएगा 80 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं सेम ओरिजिन से, अब ये क्या हो जाएगा प्लस 80 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए तो दोनों कितना है 80 है, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। आज के लिए इतना काफी, बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।